भारतीय सेना में ही अपनी सेवाएं देनी हैं, जब ये ख्याल आपके मन में आया और जब आपने अपने परिवार को ये बातें बताई कि आपको सेना में भर्ती होना है, तब उनका रिएक्शन कैसा था परिवार वालों का? हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, तब दुश्मन कहीं से भी फायर कर सकते हैं, ये भी डर मन में सताता रहता है। उस वक्त खुद को और जवानों का जो मनोबल है वो बढ़ाने के लिए आप लोग किस तरह का प्रयास, कारगिल युद्ध की लड़ाई में शामिल रहे हैं, उस ऐतिहासिक जीत के साक्षी रहे हैं, उस वक्त कैसा परिदृश्य था, ये आपसे हम जानना चाहेंगे। जो सैनिक होता है उसका डेली रूटीन किस तरह से होता है और कितना कठिन होता है वो जीवन। करते हैं गर्व देश के किसान जवान हम पर, इतराते हैं बड़े शान से सर्वधर्म एक राष्ट्र हैं हम। नमस्कार, मैं हूं वर्षा, आप देख रहे हैं टीवी 24 का खास प्रोग्राम गणतंत्र दिवस स्पेशल। आज हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने फिल्मी हीरोज तो देखे ही होंगे, आपने खेल के हीरो भी देखे ही होंगे। आज हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हीरोज हैं जो रियल हीरोज हैं, जो सरहद पर रहकर देश की, इस वतन की रक्षा करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर हरींद्र त्रिपाठी जी। इन्होंने 35 साल तक भारतीय सेना की सेवा की। वर्तमान में भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। साथ ही हमारे साथ सूबेदार मेजर रिटायर गोवर्धन जी हैं। इन्होंने भी भारतीय थल सेना में 34 साल तक अपनी सेवाएं दी। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड नायक विजय कुमार डागा जी। इन्होंने भी भारतीय थल सेना में 18 साल तक अपनी सेवाएं दी। टीवी 24 के गणतंत्र दिवस स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर शहीदों को याद कर रहे हैं, उनके पराक्रम शौर्य को याद कर रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर हरींद्र सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी नजर में आजादी की परिभाषा क्या है? नमस्कार वर्षा जी और दर्शकों, बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमको याद किया गया 26 जनवरी के इस पावन अवसर पर। पहले मैं आप सभी का अभिवादन, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना सोचा कि सैनिकों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित करें। तो पहले तो मैं पूरी टीम वर्षा जी का विशेष रूप से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज़ादी का मतलब सैनिकों के माध्यम से अगर आप देखें तो हमारी सीमाएं सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे और हमारे देशवासी हमारी सीमाओं की रक्षा होते हुए अपनी प्रगति के पथ पर हर एक व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है उस कार्य को बहुत ही भरपूर हम ऐसा वातावरण देश में रखें जिससे वो अपना प्रजातांत्रिक देश में अपनी उत्तरोत्तर प्रगति कर सके। वो तभी संभव है जब हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। तो हमारे लिए आज़ादी का मतलब सैनिक के रूप में यही है कि हम सीमाओं की सुरक्षा करते रहें, जिससे हमारा देश सुरक्षित रहे और हमारा देश विकसित, और सबसे बड़ा जो हमारा उद्देश्य है इस समय कि हम विश्व गुरु बने। तो वो तभी संभव है जब हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, और वही हमारे लिए आज़ादी का मुख्य मतलब है। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही कि आज़ादी का सही मतलब है कि जो सीमाओं में रहकर जो सिपाही हैं वो लड़ते हैं, और उसे समझना भी बहुत जरूरी है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कब आपके मन में ये ख्याल आया कि आपको भारतीय सेना में ही अपनी सेवाएं देनी हैं? जब ये ख्याल आपके मन में आया और जब आपने अपने परिवार को ये बातें बताई कि आपको सेना में भर्ती होना है, तब उनका रिएक्शन कैसा था परिवार वालों का? मैं तो पॉलीमर साइंस में पीएचडी कर रहा था हरकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कानपुर में, और उस समय पॉलीमर साइंस का और सेना का कोई ऐसा संबंध नहीं था। लेकिन हम सब लोग उस समय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे थे, और आईएएस की परीक्षा के लिए मेरी उम्र नहीं थी, और हमने सीडीएस की परीक्षा जो हमारी अधिकारी के रूप में पास करनी होती है उसकी मैक्सिमम उम्र 21 साल थी। तो हम सब लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे थे, और उस समय हमारे साथ के लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। मैंने सेना में जाना उचित समझा और मैंने सीडीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू होता है 5 दिन का,
वो इंटरव्यू क्लियर किया और उसके बाद मेडिकल के बाद हम इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 1984 जनवरी महीने में रिपोर्ट किया मैंने प्रशिक्षण के लिए, और जून 85 में हम कमीशन ऑफिसर बन के एकेडमी से बाहर निकले। बिल्कुल सर, आपसे सूबेदार सर आपसे जानना चाहेंगे कि सरहद का आपका पहला अनुभव कैसा रहा? मैम, आपको बहुत बहुत जय हिंद और आपके स्टूडियो के सभी सदस्यों को मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं सूबेदार मेजर गोवर्धन शर्मा, ऑनरी कैप्टन। मैंने 34 साल भारतीय सशस्त्र सेना को अपना स्वर्णिम काल दिया है। आपने जो पूछा है कि सरहदों की रक्षा कैसे की जाती है और आपका अनुभव क्या रहा है, ये जो 34 साल में हमारा जो टर्नओवर होता है, हर 2 साल में एक फील्ड और एक पीस का जो टर्नओवर होता है, टर्नओवर के दौरान शांति सेना 2 साल पीस में रहती है और 2 साल फील्ड में रहती है। तो जगह जगह हम लोग का अनुभव एक अलग तरह का रहता है। जैसे सिक्किम में अलग रहेगा, J&K में अलग है, अरुणाचल का अलग है, चाइना बॉर्डर का अलग है, पाकिस्तान बॉर्डर का अलग है, राजस्थान का अलग है। तो ये अनुभव भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव हैं जिसको हमने लिया है। सर, आपसे एक और क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जब कई दिनों तक लड़ाइयां चलती हैं, हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, तब दुश्मन कहीं से भी फायर कर सकते हैं, ये भी डर मन में सताता रहता है। उस वक्त खुद को और जवानों का जो मनोबल है वो बढ़ाने के लिए आप लोग किस तरह का प्रयास करते हैं? क्या क्या सिचुएशन होती है और मोटिवेट करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? सबसे पहले तो हमारा प्रशिक्षण वो बहुत अव्वल दर्जे का होता है। हमारी सेना के जितने भी प्रशिक्षण केंद्र हैं, हमारे स्थान स्थान पर प्रशिक्षण केंद्र हैं, उसमें विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे जब हम हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं तो एक हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है, वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड की ट्रेनिंग दी जाती है। एक हमारा जंगल वॉरफेयर स्कूल है, जहाँ पे जंगल में कैसे लड़ाई लड़ेंगे उसकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है। सियाचिन में है हमारा सियाचिन बेस कैंप में, और उसके नीचे हमारा वहाँ पे रहा हूँ, सब जगह रहा हूँ मैं। तो वह सब जगह एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग उस पर्टिकुलर ट्रेन के लिए दी जाती है। तो सबसे पहले इसके लिए हमारा प्रशिक्षण जिम्मेदार है, और उस प्रशिक्षण में कोई अधिकारी और उसके जवान, उसके अंडर में जो लोग रहते हैं और दूसरे ओहदेदार रहते हैं, उनको सबको एक ही प्रशिक्षण में एक ही पारंगतता हासिल करनी होती है। उसके बिना आप उस जगह पोस्ट नहीं हो सकते। अगर आपको सियाचिन ग्लेशियर में काम करना है तो उसके पहले आपको सियाचिन ग्लेशियर की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग के बाद फिर आप 3 महीने ट्रेनिंग के बाद फिर 3 महीने आप ग्लेशियर प्रॉपर में जाते हैं। तो ऐसे करके जो हमारी ट्रेनिंग है, पहले तो सबसे महत्वपूर्ण वो है। दूसरी बात, जब आप किसी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं, आप अधिकारी हैं, तो अधिकारी जो सबसे बड़ी बात है, भारतीय सेना की विशेषता है ये कि भारतीय सेना में इसीलिए हमेशा जो कैजुअलिटीज होती हैं वो अधिकारियों की ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हमारी भारतीय सेना पूरी दुनिया में एक ऐसी सेना है जो कि अधिकारी के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। अधिकारी पीछे नहीं रहता, अधिकारी आगे रहता है, और अधिकारी का अपने जवानों के साथ ऐसा संबंध होता है कि जवान अपने को बहुत दफे खतरे में डालने की कोशिश करते हैं कि नहीं साहब आप पीछे रहिए, हम आगे रहेंगे। तो ये संबंध होता है अधिकारी और जवान का, वो हमारे सेना की, स्पेशली भारतीय सेना की सबसे बड़ी खासियत है। जब हम ऑपरेशंस के लिए जाते हैं तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारा परिवार कहाँ है, वो ख्याल ही नहीं आता। हमें खाली अपना लक्ष्य दिखाई देता है, और हमारी पूरी टुकड़ी, हमारे पूरे जवानों को भी खाली अपना लक्ष्य दिखाई देता है। और उसके लिए हमारा प्रशिक्षण, हमारा बहुत सब तरह का प्रशिक्षण हम जवानों के साथ, उनके साथ टीम की भावना से रहते हैं। हम उनके साथ गेम्स खेलते हैं, उनके साथ पीटी करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, और इसलिए हम एक अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने बताया कि किस तरह से, क्योंकि जब युद्ध का समय होता है वो क्षण ऐसे होते हैं कि इंसान का मनोबल बिल्कुल टूट जाता है। उस समय आप लोगों को मोटिवेट करना, खुद को एक चैलेंज होता है, खुद को मोटिवेट करना, साथ ही साथ पूरी टीम को, पूरे जवानों को मोटिवेट करके रखना ताकि उनका जो हौसला है वो बना रहे। विजय सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप खुद कारगिल युद्ध की लड़ाई में शामिल रहे हैं, उस ऐतिहासिक जीत के साक्षी रहे हैं। उस वक्त कैसा परिदृश्य था, ये आपसे हम जानना चाहेंगे आपकी नजरों से। सबसे पहले टीवी 24 को और उनकी टीम को और पूरे देशवासियों को 26 जनवरी के उपलक्ष्य में
हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से और हमारे साथ सभी सैनिक साथियों की तरफ से। कारगिल एक ऐतिहासिक पल था भारत का, जहां पर भारतीय सेना के द्वारा एक स्वर्णिम जीत देखा। और लड़ाई तो लड़ाई होती है, लड़ाई में आपका जो ट्रेनिंग का जो हिस्सा होता है वो कैसा काम आता है वो वहां पर एक सैनिक अपनी बखूबी से दिखाता है। और जिसमें हमने ये देखा कि पहाड़ी क्षेत्र की जो लड़ाई थी, कारगिल यानी कारगिल पहाड़ में है, तो वहां पर लड़ाई लड़ना कोई आसान सा समय नहीं था, किंतु फिर भी जो सैनिक का प्रशिक्षण है वो वहां पर बहुत काम आया। लड़ाई लगभग जो 3 महीना चली उसमें यानी कि हर समय पल पल खतरा हर समय था, दुश्मन की तरफ से बम्बारमेंट लगातार जारी था। और उस बीच हर सेना का जवान अधिकारी लगभग अपने कंधे से कंधे मिलाकर के युद्ध क्षेत्र में अपनी जीत को हासिल किया है। बिल्कुल, तो वो जो ऐतिहासिक पल था, तो जब आपको पता चला आप लोगों को कि कारगिल में इस तरह से कुछ युद्ध होने वाला है, तब वो पल कैसा था? और उसके बाद जब जीत हासिल हुई उस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे थे? जैसा कि आपको कर्नल त्रिपाठी साहब ने बताया ही कि एक सैनिक के जीवन में सबसे अहम हिस्सा होता है जब वो सैनिक बन जाता है। तो सैनिक कब बनता है? वो जब अच्छा प्रशिक्षण पाता है। तो युद्ध में यदि वो अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो युद्ध को बहुत अच्छे से जीत हासिल कर लेगा। और जब खबर हम लोगों को लगी कि यहाँ पर कारगिल में इस टाइप से आतंकवाद का बहुत यानी घुसपैठ शुरू हो चुका है, और एक जो सोल्जर होता है वो हमेशा तैयार रहता है कि मैं कब लड़ाई का हिस्सा बनूं और उसमें अपनी जीत हासिल करूं। तो ये सुगबुगाहट जब शुरू हुई थी जम्मू कश्मीर में, कारगिल के लगभग कुछ सेक्टर में, तो सब लोग तो अपने प्रशिक्षण के दौरान तैयारी रहते हैं और उसी हिसाब से अपनी तैयारियां वहां पर शुरू कर दी गई थी कि कहीं पर हमारे को पोस्ट में अपना असला बारूद लेके जाना है, कहीं राशन लेके जाना है, और किस तरफ से हमको टारगेट करना है कि किस तरह से हम दुश्मन को बर्बाद कर सके। और वो वहां पर हमने भारतीय सेना ने वहां काम किया। बिल्कुल, क्योंकि ये युद्ध इतिहास के पन्नों पर दर्ज हुआ है और आप उस युद्ध के साक्षी रहे हैं। ये बहुत ही गर्व की, आप खुद गर्व महसूस करते होंगे और आपकी वजह से पूरा भारत जो देश है वो सेना पर गर्व करता है। सूबेदार सर, आपसे जानना चाहेंगे कि युद्ध में कई बार ऐसा होता है कि आम लोगों के सामने आप लोगों के सामने आपके साथी को जब गोली लगती है और आप चाह के भी अपने साथी की मदद नहीं कर पाते हैं, तो वो जो एक मार्मिक सा पल होता है उस वक्त कैसा महसूस करते हैं? मैं ये बताना चाहूँगा कि सेना में यदि कोई जवान या अधिकारी घायल होता है तो एक आर्मी मेडिकल कोर होती है जो कि हर डिवीज़न में होती है, हर ब्रिगेड में होती है, और लड़ाई के क्षेत्र में वो हमारे बैकअप में रहती है। जब भी कोई जवान या अधिकारी युद्ध के दौरान घायल हो जाता है तो तुरंत उसे स्ट्रेचर पे डाल के एएमसी वाले, आर्मी मेडिकल कोर वाले, तुरंत उसको नीचे बेस हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल में उनको रेफर किया जाता है और तुरंत कार्रवाई से उन्हें इलाज मुहैया कराया जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं होती कि कोई ज़्यादा घायल हो गया और तुरंत उसको हम मेडिसिन अपने पास के जो एक फर्स्ट एड किट हमारे पास लड़ाई के दौरान हमारे कंपो पैक राशन में और कंपो पैक में किट में हमारे को इशू होता है, पहले हम उसके द्वारा उसका उपचार करते हैं। यदि उससे नहीं संभलता तो तुरंत पीछे से बैकअप आता है और उस जवान को, अधिकारी को नीचे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। बिल्कुल, ये एक भारतीय सेना के जज्बों को हम सलाम करते हैं जो इस तरह की रणनीतियां बनाते हैं। सर, कर्नल सर, आपसे ये सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि जब पता चलता है कि यहाँ पर युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, तो जो रणनीतियां तैयार की जाती है और कैसे वो रणनीतियों को अंजाम दिया जाता है, और जब दो परिस्थितियां होती है, एक तो हमें पहले पता चलता है कि यहाँ पर युद्ध की संभावना हो सकती है, दूसरी एक परिस्थिति होती है कि जब युद्ध चल रहा है और उस समय तत्काल आपको रणनीति बनानी पड़ती है, तो ये रणनीतियां किस तरह से तैयार की जाती हैं? देखिए, युद्ध जो है वो पूरा देश लड़ता है जी। जब युद्ध शब्द का इस्तेमाल होता है, वॉर मीन्स कि तो पूरा देश जो है हमारा युद्ध में आता है, उसका डिक्लेयर किया जाता है कि अब हम युद्ध में हैं। उसकी कुछ कंडीशन होती हैं कि कब हम उसको, अपना देश कब कहता है कि अब हम युद्ध में हैं।
उसमें सामान्य रूप से प्रधानमंत्री मीडिया के सामने आते हैं और वो कहते हैं कि अब हम युद्ध की स्थिति में हैं। उसके बहुत सारी परिभाषाएं हैं, वो समय उतना नहीं होगा कि उसको बताया जाए। तो जब युद्ध जब डिक्लेयर हो जाता है, जब ये बता दिया जाता है कि भाई अब हमारा युद्ध शुरू हो गया, तो युद्ध की कुछ ड्रिल होती हैं। वो ड्रिल सेना में भी होती हैं और सिविलियंस को भी बताया जाता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास एक वॉर बुक होती है, उसमें वॉर के टाइम उसको क्या करना है वो उसको बताया जाता है। समय समय पर जो हमारा प्रशिक्षण होता है, हमारा जो ट्रेनिंग चलती रहती है, तो हम अपने जो सिविल काउंटर पार्ट है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से या लोअर लेवल पे अगर एसडीएम या तहसीलदार के साथ अगर किसी लेवल पे हमारा इंटरेक्शन है लोअर फंक्शनरीज के द्वारा, तो वो हमारा ड्रिल का उसका कभी कभी अभ्यास भी किया जाता है। तो जब युद्ध शुरू हो गया, युद्ध तो सिविलियन अपना काम करने लगते हैं और फौज अपना काम करती है। फौज का जो युद्ध के समय तैयारी नहीं होती, फौज हमेशा 24 घंटे युद्ध के लिए तैयार रहती है। युद्ध की जो प्रशिक्षण है, कौन सी यूनिट कब क्या करेगी, वो सब स्टैंडर्डाइज्ड होता है, सब उसको पता रहता है। वो हम कैमरा के सामने सब नहीं बता सकते बहुत उसको डिटेल में, बट इतना निश्चित है कि हर एक यूनिट का अपना रोल निर्धारित है, हर एक यूनिट को पता है, और जो उच्च अधिकारी हैं वो निर्णय लेते हैं कि किस यूनिट को क्या कार्रवाई युद्ध के समय देनी है। ट्रेनिंग के समय कुछ और रहता है, जब युद्ध के पहले जो यूनिटें प्रशिक्षण करती हैं वो कुछ और रहता है, और असली युद्ध में कौन सी यूनिट को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसी समय बताया जाता है। क्योंकि एक जो हमारा युद्ध के समय सरप्राइज फैक्टर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हम किस समय पर किस जगह कौन सी टुकड़ी क्या काम करेगी, ये अगर मालूम हो गया दुश्मन को तो वो पहले से उसकी तैयारी करके रखेगा। तो सबसे पहले हमारी जो बहुत बड़ा फैक्टर होता है वो सरप्राइज का फैक्टर होता है, और हम अपनी सब चीजें बहुत सीक्रेट रहते हैं। इसीलिए कैमरा के सामने आके बहुत कुछ हम नहीं बता सकते। जो हम लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है, हम अपने कर्तव्य के प्रति अगर हम सेना से निवृत्त हो गए हैं तो उन चीजों को महीन नहीं बता सकते। मोटे तौर पे इतना जरूर बता सकते हैं कि बहुत तैयारी रहती है, और युद्ध की हमेशा तैयारी रहती है। कभी भी किसी भी समय युद्ध के लिए आह्वान हो जाता है और सैनिक और देश उसके लिए तैयार रहता है। बिल्कुल सर, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो गोपनीय होती हैं, और एक आपका खुद का एक उन चीजों की एक मर्यादा होती है जो हम कैमरे के सामने नहीं कह सकते हैं। विजय जी, आपसे एक सवाल रहेगा कि एक जो सैनिक होता है उसका डेली रूटीन किस तरह से होता है और कितना कठिन होता है वो जीवन? सबसे पहले तो सुबह उठना ही सबसे बड़ी वो रहती है कि हमारे को कैसे अपना सबसे पहले ड्रेसअप करना है उठ करके, यानी कि ये तैयार हुए। और फौज में नित्य एक प्रणाली है कि आपको सेविंग रोज करना है, यानी अनुशासन का एक सबसे पहला पार्ट है जिसमें आपको सेविंग करना ही करना है, यानी दाढ़ी मूछ बनाना ही है। और उसके बाद अपना ड्रेस पहन करके पीटी ग्राउंड के लिए तैयार हो जाना है, रनिंग करना है, आपको फिजिकल स्टेमिना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा बनाना है। उसके बाद आप आ गए, फिर ब्रेकफास्ट का जो समय है उसके हिसाब से समय किए, और जो डेली रूटीन में है आपको अपने ट्रेनिंग का एक तैयार करना है, पार्ट करना है, आपको सबक सीखना है, वेपन्स के बारे में, ग्राउंड के बारे में, हर तरह से जहां भी हमको जो समय पर जिस काम को हमको करना है उसके लिए रोज हम नित्य वही काम को सीखते हैं। उसमें अपना तैयार होने से लेकर के, हथियार सफाई से लेकर के, फिजिकल स्टैंडर्ड से लेकर के सब तरह से काम किया जाता है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि सैनिक का अपना एक खुद एक डेली रूटीन होता है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है रोज शेविंग करना। ये हमारे दर्शकों को एक अच्छी बात पता चली कि सैनिक जीवन में एक रूल है शेविंग करने का। सुबेदार सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप लोग जब घर परिवार से दूर सरहद पर रहते हैं, आम लोगों के ऊपर घर की जिम्मेदारियां होती हैं, आप लोग कैसे इन सब चीजों को मैनेज करते हैं? मैडम, देश सेवा सर्वोपरि है। देश में जब एक सैनिक देश के लिए लड़ता है, देश की सेवा करने के लिए फौज में भर्ती होता है, भिन्न भिन्न जगह पर उसका ट्रांसफर होता है। तो पहले के ज़माने में सेना का एक अलग तारतम्य था। आज के ज़माने में इतनी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने हम लोग को दे रखी है कि इवन लेह लद्दाख में क्वार्टर बन गए हैं। आजकल जो सैनिकों के बच्चे सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, आर्मी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सेंट्रल स्कूल की फैसिलिटी है, मेडिकल की फैसिलिटी है। तो आजकल हर स्टेशन में बहुत अच्छे फैमिली क्वार्टर्स बना दिए गए हैं।
तो सैनिकों को आज इतनी सुविधाएं दे दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, कि हर सैनिक अपने बच्चों को अपने साथ रख सकता है, सिर्फ दुर्गम इलाकों को छोड़कर। यदि दुर्गम इलाके में पोस्टिंग होती है तो हम पहले जमाने में तो चिट्ठी पत्री का जमाना था, अब तो बिल्कुल मोबाइल फोन है, हर जगह नेटवर्क आता है, तो बहुत अच्छे से हम अपनी फैमिली को मैनेज करते हैं और हंसी खुशी देश की सेवा करते हैं। बिल्कुल, जैसे अभी आपने कहा कि आज जो है फोन है सबके पास में, तो सारी चीजें बहुत आसान हो गई है, बट जिस वक्त आप लोगों की पोस्टिंग थी उस वक्त फोन नहीं था। तब उस समय मनोरंजन के लिए आप लोग क्या करते थे और फैमिली से किस तरह से संपर्क करते थे? मैम, मनोरंजन के लिए तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक मनोरंजन का सबसे अच्छा माध्यम होता था हमारा मंदिर प्रोग्राम, भगवान की याद करना, भजन करना, शाम को गेट टुगेदर कर लेना और फील्ड में रहते हुए भी एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को सुख दुख बतला देना। जब डाकिया आता था चिट्ठी लेके, चिट्ठी पत्री का जमाना था, एक लाल रंग का लेटर, एक हरे रंग का अंतरदेशी जिसको बोलते हैं, तो उसका इंतजार रहता था। आपने बॉर्डर पिक्चर देखी होगी, कैसे जब एक कोई डाकिया आता था तो सैनिक दौड़ के भागता है कि कहीं मेरा चिट्ठी तो नहीं है, मेरे घर से तो कुछ खत नहीं आया है, क्या खुशखबरी है। तो लोगों को बहुत उस समय चिट्ठी की अहमियत का पता था कि लेटर क्या होता है। आज के जमाने में सैनिक, आज के जो जमाने के जो जवान हैं, सैनिक हैं, अधिकारी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं जो उनको वो दिन नहीं देखने पड़े जो दिन हम लोगों ने देखे हैं, कर्नल साहब ने देखे हैं, कि चिट्ठी का मतलब महत्व तो बहुत बड़ा होता था। आज के जमाने में क्या है, छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है, एक जवान को ट्रेस मिल जाता है उनकी फैमिली की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से, माँ बाप की तरफ से, पत्नी की तरफ से, बच्चों की तरफ से। मगर पुराने जमाने में जब कोई ट्रेस होता भी था तो 15 दिन 1 महीना लगता था उस चिट्ठी को घर से स्टेशन में पहुंचने में, जहां ड्यूटी स्टेशन में पहुंचने में, तब तक तो प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो जाती थी। तो पहले का जमाना वो भी अच्छा था और आज का जमाना भी अच्छा है। बस हम ये दुआ करते हैं हमारे सभी सैनिक, हमारे सभी भाई सुख शांति से रहें और बहुत अपने कर्तव्य को निभाएं ठीक तरीके से। मैं अपना एक वाकया जी शेयर करना चाहूंगा, बिल्कुल। ऐसा ये आ गया है जिक्र। मैं पोस्टेड था राष्ट्रीय राइफल्स पे एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में श्रीनगर में, और वहाँ पे वही जो बता रहे हैं कि पत्र का माध्यम सिर्फ माध्यम होता था अपने परिवार से कम्युनिकेट करने के लिए। मेरे पिताजी एक प्रोफेसर थे, मेरे परिवार में कोई फौज में था नहीं, मैं मैरिड था, न्यूली मैरिड था और मैं वहाँ पे था। तो एक बार मैं युद्ध में घायल हो गया था और घर में कोई सूचना नहीं थी। कहीं अखबार में आ गया कि 1 कैप्टन गॉट इंजर्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया में किसी न्यूज में, जेएनके में ऐसा अमूमन होता था। तो अगर वैसी न्यूज आ जाती थी तो घर में सब लोग सोचते थे भाई क्या हुआ। दुर्भाग्य से जब मैं हॉस्पिटल में था, वो पूरी लंबी कहानी है, जब मैं हॉस्पिटल में था तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। गलती से हमारी यूनिट की जो लेडीज थी उनको पता था, हमारे कमांडर को पता था, तो कमांडर की वाइफ ने हमारी वाइफ को रिंग कर दिया कि भाई समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड, कुछ ऐसा हुआ है। तो कुछ जो भी बोला तो वहाँ तो नेचुरली सबको बहुत अजीब सा सीन हो गया, और उस समय कोई कम्युनिकेशन तो था नहीं कि कैसे घर में बताएं कि भाई मैं सुरक्षित हूँ। खैर फिर पत्र के माध्यम से और फिर थोड़ा कहीं किसी और तरीके से उनको बताया गया कि नहीं भाई कुछ नहीं हुआ है, इज जस्ट गॉट वुंडेड, और वो अभी हॉस्पिटल में है और ठीक होके आ भी जाएगा निकट भविष्य में। तब लोगों को थोड़ा बहुत तसल्ली हुई। फिर बाद में जब मैं छुट्टी आया तभी लोगों को तसल्ली हुई कि उन्होंने जीवित अपने बच्चे को पाया और अपने पति को पाया। तो ऐसा होता है, बहुत स्वाभाविक है, सैनिक के जीवन में कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे किस्से आप लोग आजकल यूट्यूब में और बाकी माध्यमों से जानते हैं, बट ऐसा स्वाभाविक है और ये हमारे ड्यूटी का एक पार्ट है। बिल्कुल, ऐसे बहुत से किस्से हैं। विजय जी, आपके साथ में भी ऐसा कुछ वाकया आपकी लाइफ में जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, मैं तो बहुत खत लिखता था, यानी कि लगभग मैं, इतना तो मुझे याद है कि मैं लगभग एक बार ग्लेशियर में पोस्टिंग था, तब 101 चिट्ठी के आसपास मैंने लिखा था। यानी मेरी यानी कि गर्लफ्रेंड भी थी, मम्मी पापा भी थे, चाचा, बहुत लंबा परिवार था, तो सबके लिए बाकायदा चिट्ठी लिखता था। तो मम्मी मेरी बहुत अच्छा चिट्ठी लिखती थी, जिसमें बड़ा यानी कि एक मार्मिक दृश्य पैदा हो जाता था और हमेशा चिट्ठी का इंतजार रहता था कि चिट्ठी को कब मैं लपक लूं। तो वहां उस समय हेलीकॉप्टर ड्रॉप करता था हमारे लिए चिट्ठियां, तब वो चिट्ठी का दौर अच्छे से याद है और बहुत अच्छा सुनहरा दिन था वो। बिल्कुल, चिट्ठियां का जो दौर था वो आज हम भले ही व्हाट्सएप चला लें या जैसा भी कुछ कर लें, बट वो
चिट्ठी का अपना एक अलग महत्व होता था, डाकघर का अपना एक महत्व होता था। समय के साथ साथ परिस्थितियां बदलती गई और आज आधुनिकता का युग है, तो आज क्षण भर में ही हमारी बातें जो है दूसरे तक पहुंच जाती हैं, संदेश पहुंच जाते हैं। कर्नल सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि सरहद में फौजी कैसे लड़ते हैं, कैसी परिस्थितियां होती है, ये सब हम फिल्मों में ही देखते हैं, बट रियल लाइफ में एक फौजी की जिंदगी और परिस्थितियां क्या वाकई में सरहद में जैसे होती है वैसे ही हम फिल्मों में देखते हैं? तो वाकई जो रियल लाइफ में भी फौजी की जिंदगी ऐसे ही होती है? फौजी का जीवन फिल्मों में शायद उस तरह से नहीं दिखा सकते, वो कैमरा के बियॉन्ड है, क्योंकि आप किसी भी जवान की, ओहदेदारों की, जिन परिस्थितियों में वो काम करते हैं, उनकी भावनाओं को फिल्म के माध्यम से बहुत कुछ व्यक्त किया नहीं जा सकता। हम सब इंसान हैं, हर इंसान अलग अलग है। हम सोल्जर कहलाते हैं, लेकिन हर एक जवान की परिस्थितियां बिल्कुल अलग अलग होती हैं, क्योंकि कोई किसी राज्य से आया है, कोई किसी राज्य से आया है, कोई तमिल में भाषा में, उसकी मातृभाषा तमिल है, किसी की बंगाली है, किसी की कन्नड़ है, किसी की हिंदी है, किसी की मराठी है। ऐसे अलग अलग जगहों से लोग आते हैं और उनको अपने परिवार से जो बातचीत करनी होती है वो उसी माध्यम से बात करते हैं। आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं जब हॉस्पिटलाइज था और मैं जब थोड़ा सा ठीक हो गया, तो वहाँ पर मैं सर्जिकल वार्ड में रोज कोई ना कोई कैजुअलिटी, पीक ऑफ मिलिटेंसी थी उस समय, मैं 94 to 96 की बात कर रहा हूँ, उस समय मिलिटेंसी बहुत पीक पे थी। तो कोई ऑपरेशन में कोई आ रहा है, उसका स्ट्रेचर पे साथ में उसका पैर आ रहा है, साथ में उसका हाथ कटा हुआ आ रहा है, किसी का यहाँ पे पूरा जबड़ा गायब हो चुका है, ऐसी सब सीन आते थे। और हमारे जो आर्मी मेडिकल कोर के जो सर्जन्स थे, वो सर्जरी में सुबह 7 बजे घुसते थे और रात के 11 बजे तक सर्जरी करते रहते थे। डेड बॉडीज आती जा रही हैं, वुंडेड बॉडीज आती जा रही हैं, मॉर्चरी फुल हो जाती थी। ये मैं श्रीनगर बेस हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। तो उस समय आप आश्चर्य करेंगे कि मैं जब थोड़ा ठीक हो गया तो मैं सर्जिकल वार्ड में अपने आप जाने लगा जवानों से मिलने के लिए। एक जवान, उस समय माध्यम चिट्ठी का ही था, एक जवान के पास जो उसको मलयालम में उसको चिट्ठी लिखनी थी, और दूसरे जवान जो उसको, मैंने ऐसी बात किया तो इसे कि हमारी जो पत्नी है वो मलयालम के अलावा कुछ जानती नहीं। फिर मैं वहां ढूंढता रहा, फिर मेरे को एक व्यक्ति मिल गया जो मलयालम में लिख सकता था, क्योंकि वो इस स्थिति में नहीं था कि लिख सके। तो फिर मैंने उसको बिठाया, मैंने कहा इनकी चिट्ठी लिखो आप। तो ऐसे करके, ऐसी एक, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ कि परिस्थितियां बहुत अलग होती हैं। दूसरी बात कि जब युद्ध के समय, जो बात अभी आपने पूछी भी थी कि कैसे मोटिवेट करते हैं अपने जवानों को, तो मोटिवेट करने का एक ही तरीका होता है कि सब एक साथ वही काम कर रहे हैं। क्योंकि जो गोली आती है वो ये देख के नहीं आती कि अधिकारी को लगनी है या जवान को लगनी है, सबको अपने हथियार पे, हथियार को कहते हैं हाथ का यार, वो आपका हाथ का यार बन जाता है, और वो हाथ का यार आपके साथ छूट गया तो आपकी यारी दोस्ती खाली हथियार की होती है। एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में आपके सामने अगर टेररिस्ट है तो आप उसके लिए हथियार, आप उसके लिए टारगेट और वो आपके लिए टारगेट है। फायरिंग कौन पहले कर दिया वो जीवित रहेगा, जिसने फायरिंग बाद में की वो रह जाएगा। ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो फिल्मों में दिखाया जाता है, बट रियल लाइफ में जब आप ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं, जब मौत आपके सामने होती है, तो थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, फिल्मी दुनिया से जो रियल हीरो हैं, जो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और अपनी जिंदगी की असल कहानी यहाँ पर बयां कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल अलग होती है, और जो हम फिल्मों में देखते हैं वो बहुत ही अलग होती है। विजय सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज की युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हर युवा से, हर समाज के लोगों से यह है कि राष्ट्र की सेवा करे, चाहे वो बॉर्डर में जाकर के करे या अपने समाज में करे, अपने राष्ट्र देश में करे, राज्य में करे, अपने जिला में करे, जहां पर आप रहते हैं, जहां आपने शिक्षा दीक्षा हासिल किया है, वहां पर भी आप अपने राष्ट्र की सेवा करने की भावना पैदा करना चाहिए। और सेना में जाने का तो यदि अवसर मिलता है तो उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और अभी तो सरकार ने, यानी कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से अग्निवीर जो नई योजना लागू किया गया है, वो बहुत अच्छी योजना है, और उसमें अधिक से अधिक बच्चे को शामिल होना चाहिए, अपना फिजिकल स्टैंडर्ड वहां पर दिखाते हुए भर्ती होकर के देश की रक्षा करना चाहिए, देश के लिए सेवा करना चाहिए। युवाओं को एक बहुत बड़ी बात मैं भी करना चाहूंगा। बिल्कुल, कि बहुत सारे लोगों को ये पता है, मैं भी जब फौज में आया था तो मेरे को इतना ही पता था कि वो एक, उनको गन दे दी जाती है और फायर करते रहते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फौज एक बहुत बड़ी मशीनरी है। उसमें इंजीनियर्स हैं, उसमें डॉक्टर्स हैं, उसमें एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिस्ट है, उसमें सिग्नल ऑपरेटर्स हैं जो आईटी का बहुत बड़ा हमारा महकमा है। तो इस प्रकार से जो भी आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अपने जीवन में पाते हैं, हर एक माध्यम से, इवन लॉ ग्रेजुएट्स भी फौज में जैक ब्रांच में आ सकते हैं। तो उनको पता होना चाहिए कि आप कोई भी प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हैं, चाहे आप एमबीए कर रहे हैं, चाहे लॉ कर रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे मेडिकल कर रहे हैं, चाहे वो आप वेटनरी डॉक्टर हैं, सबकी जो है वो आवश्यकता है सेना को। आप अपनी पढ़ाई पूरी करें और अपना जो नो योर आर्मी करके एक साइट है उस पर जाके आप देखें कि आपको कब वैकेंसी निकल रही है और कब आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत कुछ सुविधाएं फौज देती है और सबसे बड़ी बात है कि हम इज्जत की नौकरी करते हैं। हमारा जो हमको जो हुक्म देने वाला है वो व्यक्ति हमारा ही बीच का जो अधिकारी है, वो सीनियर होता है तो हुक्म देता है। तो इसलिए हमको कभी भी ये नहीं लगता कि हम किसी और से हुक्म पा रहे हैं, हम किसी और के ऑर्डर पे काम कर रहे हैं। हमारे अपने जो सीनियर अधिकारी वो हमें हुक्म देते हैं, उनको अनुभव ज़्यादा है, उनको ज़्यादा एक्सपोजर है, तो वो हमें हुक्म देते हैं। इसलिए जो बहुत अच्छा वातावरण और जो बहुत अच्छी कॉमरेडरी, हमारी फैमिलीज इतना यूनाइटेड होकर रहती हैं कि आज हम तीनों इस समय जो आपके सामने हैं, हम अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सदस्य हैं। ये हमारा परिषद जो है वो रिटायर्ड ऑफिसर्स और आदमियों का, जवानों का संगठन है। तो हम रिटायरमेंट के बाद भी एक संगठित रूप में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हमेशा खड़े रहते हैं। तो इसलिए आप एक सेना में जब आते हैं तो आप एक नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप एक अलग जाति में बट जाते हैं। उसकी जाति है सिर्फ सैनिक। मेरी बेटी ने बहुत उसके पास प्रपोजल आया, लेकिन उसने सेना में शादी करने का निर्णय लिया था और मेरा दामाद भी फौज में मेजर। तो ये समझिए कि ये जब आप फौज में आते हैं तो आप एक सिर्फ वर्दी पहन के एक नौकरी नहीं करते, आप एक अलग जाति में बट जाते हैं। और हमारे यहाँ सर्वधर्म संभाव अगर कहीं है तो सिर्फ फौज में है। धन्यवाद। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही कि यदि एक फौजी जो होता है वो सिर्फ देश के जब सरहद पर रह करके ही जो है वो देश की सेवा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे साथ जो हमारे आज के खास मेहमान हैं वो रिटायर होने के बाद भी देश की सेवा में लगे हुए हैं और अपना जीवन देश सेवा में समर्पित कर दिया है। आप सभी ने अपने अनुभव जो है वो आप लोगों ने साझा किए और अपनी बातें आज यहाँ पर कही, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमने जाना कि हम फिल्मों में जो फौजी की जिंदगी देखते हैं वो असल जिंदगी से कितनी अलग होती है। जय जन जय गण के साथ एक बार फिर गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए TV 24। नमस्कार।